कंटिन्यू। कल हमने स्टार्ट किया था अमीन्स के अंदर मैंने आपको प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कराई थी और साथ में हमने स्टार्ट कर दिए थे केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट में मैंने आपको 2 केमिकल टेस्ट कराए थे। पहला जो केमिकल टेस्ट था उसके अंदर हमने किया था 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स का डिस्टिंक्शन यूजिंग हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट का इस्तेमाल करके हमने 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स को सेपरेट करने की कोशिश की थी। हमने बताया था 1 डिग्री जो है वो रिएक्शन देगा, फिर KOH के साथ सॉल्युबल भी हो जाएगा। 2 डिग्री रिएक्शन देगा लेकिन KOH के साथ इनसॉल्युबल है। और जो थर्ड है 3 डिग्री, वो तो रिएक्शन ही परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद हमने एक और भी टेस्ट बताया था नॉन एज कार्बाइलामीन रिएक्शन या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट। उसके अंदर क्या होता है, वो जो टेस्ट है वो 1 डिग्री अमीन्स देते हैं, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो। दोनों ही तरह के अमीन्स जो हैं वो हमें क्या देंगे, टेस्ट देंगे वहाँ पर। और जो उसका ऑर्डर आएगा, उसका ऑब्जर्वेशन आएगा, वो क्या आएगा कि जो उसमें से आइसोसाइनाइड बनता है वो हाईली अनप्लीजेंट स्मेल का होता है। ठीक है, आज हम तीसरा टेस्ट करने जा रहे हैं। थर्ड टेस्ट स्टार्ट करते हैं, नॉन एज एजोडाई टेस्ट। एजोडाई टेस्ट, एजोडाई क्या होती हैं, हमने पहले कपलिंग रिएक्शन में पढ़ा भी, आपको याद होगा। कलर डाइज होती हैं। ठीक है, कैसे बनाया जाता है आपको याद होगा, डाइजोनियम सॉल्ट लिया जाता है। डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनाते हैं एक बार देख लेते हैं। 1 स्टेप में बताती हूँ। एनिलीन लेंगे, सबको याद भी होगा, NaNO2 लेंगे प्लस डाइल्यूट HCl। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, इन बिटवीन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जो डाइजोनियम सॉल्ट्स होते हैं वो 5 डिग्री सेल्सियस तक ही स्टेबल होते हैं, उसके बाद वो डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, हम ये करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये NaCl बन करके बाहर निकल जाएगा। मैं पूरा रिएक्शन नहीं करा रही हूँ, आप पहले कई बार कर चुके हो, मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ। यहाँ पर बनेगा डाइजोनियम सॉल्ट N2 + Cl-। ठीक है, और फिर निकल जाएगा H2O। अदरवाइज पहले इसका रिएक्शन कराते हो, NaCl बनेगा, HNO2 बनेगा, फिर HNO2 के साथ इसका रिएक्शन होगा, फिर डाइजोनियम सॉल्ट बन करके आएगा। तो ये हमारा बन गया डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, अब इस डाइजोनियम सॉल्ट की हमने रिएक्शन करानी है। आपको याद होगा मैंने बताया था फिनॉल के साथ OH और एनिलीन के साथ NH2। मीडियम चेक करेंगे, ऑरेंज या येलो कलर की डाई बन करके आएंगे। तो वही काम यहाँ पर करना है, सेम कपलिंग रिएक्शन है। N2 + Cl-। यहाँ पर ये बनेगा N2 + Cl-। आप इसका रिएक्शन करा सकते हो। आपको याद होगा हम कराते थे फिनॉल के साथ। मैं एक बार फिनॉल वाला रिवाइज करा रही हूँ। फिनॉल के साथ कराते थे, मीडियम कौन सा चलता था, बेसिक मतलब हम कहते थे pH कितना लेके चलेंगे, 9 to 10। अल्कलाइन मीडियम होता था और रिएक्शन करने के बाद क्या बन जाता था, एजोडाई। ट्रिपल बॉन्ड की बजाय हो जाएगा डबल बॉन्ड। ये हमने पहले कर रखा है, इसलिए मैंने आपको दोबारा इसे एज इट इज बता दिया है। जो ये डाई बन करके आती थी इसको एजोडाई कहते थे। और इसका कलर होता था ऑरेंज। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही है। आप ये वाले रिएक्शन में दिखा सकते हो, नहीं तो थोड़ा चेंज करके दिखा सकते हो। यहाँ पर जो है डाइजोनियम सॉल्ट लिया, इसी को मैं एक और नाम से जान रही हूँ, आपको मालूम है नैप्थलीन। नैप्थलीन क्या होता है, 2 बेंजीन की रिंग्स आपस में फ्यूज हो रखी हैं। ठीक है, इसकी बीटा पोजीशन, ये अल्फा ये बीटा, देखो जरा, ये नैप्थलीन है, नैप्थलीन के अंदर ये अल्फा है ये बीटा है, ये बीटा पोजीशन पे मैंने लगा दिया OH। तो ये नैप्थलीन के अंदर अल्कोहल लगा दिया बीटा पोजीशन पे, नाम हो गया इसका बीटा नैप्थोल। मैं इसको यहाँ दिखा रही हूँ। ठीक है, ये अल्फा पोजीशन है, यहाँ पर लगाया मैंने बीटा पोजीशन पे OH। तो इस कंपाउंड का नाम बन गया मीटा नैप्थोल। ठीक है, तो जब रिएक्शन कराएंगे तो एज इट इज ही रहेगा। बीटा नैप्थोल के साथ हमारे पास एजोडाई तैयार हो गई है, कलर आ रहा है वही ऑरेंज। तो ये एजोडाई टेस्ट है। इट इज गिवन ओनली फॉर द 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स। जैसे हमने कार्बाइलामीन रिएक्शन पढ़ी थी, आइसोसाइनाइड टेस्ट पढ़ा था, वो 1 डिग्री एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों देते हैं। लेकिन जो एजोडाई टेस्ट है इट इज गिवन ओनली बाय द 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स। ये 1 डिग्री एलिफेटिक नहीं देते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारे पास 3 टेस्ट हमारे खत्म हो गए हैं। इसके बाद आते हैं हम 4th टेस्ट के ऊपर। नॉन एज नाइट्रस एसिड टेस्ट। हमारे पास आ गया है नाइट्रस एसिड टेस्ट। नाइट्रस एसिड मतलब HNO2 टेस्ट यूज्ड फॉर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स। नाइट्रस एसिड टेस्ट जो है वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स तीनों के लिए ही काम के लिए है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट कराती हूँ 1 डिग्री। सभी के अपने अपने ऑब्जर्वेशन से आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, थोड़ा लेंथी टेस्ट है। 1 डिग्री अमीन्स की मैं बात करती हूँ, ठीक है। 1 डिग्री अमीन्स में मैं पहले जो लेके चल रही हूँ वो लेके चल रही हूँ एरोमेटिक। 1 डिग्री अमीन्स में भी जो हम केस लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं एरोमेटिक का। आपको मालूम है HNO2 कहाँ से बनता है? डायजोनियम सॉल्ट आपने बनाया अभी, NaNO2 प्लस HCl लेते हो, क्या बनकर आता है? NaCl प्लस HNO2। तो वही HNO2 मैं ले रही हूँ डायजोनियम सॉल्ट का। स्टार्ट करती हूँ एरोमेटिक 1 डिग्री। ये हो गया मेरे पास 1 डिग्री अमीन NH2, एरोमेटिक है, बेंजीन लग गया है। HNO2 टेस्ट है, HNO2 के साथ रिएक्शन करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ वही डाइल्यूट HCl। डाइजोटाइजेशन का ही सेकंड स्टेप है ये, ठीक है। टेम्परेचर कितना लगा रहे हो? इन बिटवीन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन करके आएगा? N2 प्लस Cl माइनस 2H2। सभी को याद तो है ही, डाइजोटाइजेशन मैंने करके दिखाया, डाइजोटाइजेशन का सेकंड स्टेप दिखाया। आप यहाँ पर देख सकते हो टेम्परेचर है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास जो है क्या हो रहा है यहाँ पर? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, मतलब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स are stable up to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ही ये स्टेबल है। अगर मैंने टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर दिया, N2 प्लस Cl माइनस का जो है यहाँ पर जो है, इफ इंक्रीजेज द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर जो है मोर देन 5 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो दिस डाइजोनियम सॉल्ट इज गेट्स डिसोसिएटेड, ये डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन करके आएगा? देखिए जरा क्या बन करके आएगा। जब भी टेम्परेचर मोर देन 5 डिग्री सेल्सियस होगा तो नाइट्रोजन गैस अब इवॉल्व हो जाएगी। नाइट्रोजन गैस इवॉल्व ओनली आफ्टर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी कब? जब टेम्परेचर कितना होगा? मोर देन 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और क्या होगा? ये Cl और HCl निकल जाएगा और ये बेंजीन जुड़ जाएगा OH के साथ एंड वी गेट द फिनॉल। फिनॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन मैं जो बात कर रही हूँ यहाँ पर टेम्परेचर की, आप ध्यान से सुनना। 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स जो होते हैं वो अगर टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस है तो स्टेबल रहेंगे, देयर इज नो इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। बट एट हायर टेम्परेचर मोर देन 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नाइट्रोजन गैस इवॉल्व। ये है 1 डिग्री एरोमेटिक का ऑब्जर्वेशन। क्लियर हो गया? अगर मैं इसकी जगह लेके चलती हूँ 1 डिग्री एलिफेटिक, क्या किया हमने? 1 डिग्री एलिफेटिक यूज किया, HNO2 डाला, डायल्यूट HCl डाला। आप यहाँ टेम्परेचर मेंशन करो चाहे मत करो, हमेशा ही यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट कभी बनेगा ही नहीं। डायरेक्ट जो है रिएक्शन यहाँ पर आ जाएगी। ये बीच का स्टेप नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता उसका रीजन मैं आपको बताऊंगी। क्या होगा? डायरेक्ट N2 गैस इवॉल्व, नाइट्रोजन गैस इवॉल्व एट ऑल टेम्परेचर। नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी हर टेम्परेचर के ऊपर। और क्या बनेगा? देखो N और N नाइट्रोजन निकल गया, H2 और O क्या निकल गया? H2O। क्या रह गया? CH3HO, मतलब कि CH3OH, अल्कोहल। वहाँ बना था फिनॉल, यहाँ बन गया अल्कोहल। जो मेन जो चीज़ है वो ये
1 डिग्री एरोमेटिक जो है वो नाइट्रोजन गैस इवॉल्व करता है आफ्टर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और 1 डिग्री एलिफेटिक जो है नाइट्रोजन गैस इवॉल्व करता है एट ऑल द टेम्परेचर्स। यहाँ डायजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, यहाँ डायजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन नहीं होती। रीजन क्या है? यहाँ डायजोनियम सॉल्ट स्टेबल होते हैं अप टू 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक, क्योंकि रेजोनेंस पॉसिबल हो जाता है। यहाँ जो बॉन्ड है इट बिकम्स पार्शियल डबल बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ये पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाती है, तो थोड़ा बहुत एग्जिस्टेंस हो जाती है। लेकिन यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, तो बॉन्ड जो है वो कम्प्लीटली सिंगल होती है, तो जल्दी टूट जाती है और नाइट्रोजन निकल जाती है तब की तब। ठीक है, तो नाइट्रस एसिड टेस्ट मैंने अभी आपको बताया 1 डिग्री एलिफेटिक और 1 डिग्री एरोमेटिक का। क्लियर हो गया होगा? आप दोबारा देखना चाहो तो 1 डिग्री एलिफेटिक की एक बार रिएक्शन और भी देखना चाहो तो देख सकते हो। आपको अगर CH3 CH2 NH2 को हटा करके अगर मुझे लाना है CH3 CH2OH, तो मैं इसका रिएक्शन किसके साथ कराऊंगी? HNO2 के साथ। ठीक है, HNO2 के साथ कराते तो थोड़ा सा HCl भी डाल लेते हैं, तो क्या होगा, ये N और N क्या निकल जाएगा? N2। ठीक है, H2 और O क्या निकल गया? H2O, और क्या रह गया? OH। ठीक है, ये HCl किससे डाला है? ताकि रिएक्शन स्मूथली प्रोसीड हो जाए। नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन मेन जो चीज़ है वो ये कि जब भी NH2 को हटा करके आपको OH लाना हो तो आप क्या कर सकते हो? HNO2 का इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब आते हैं हम 2 डिग्री अमीन्स के ऊपर। 2 डिग्री अमीन्स चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, आप अपनी मर्जी से ले लीजिए। 2 डिग्री जिसमें R2NH नाइट्रस एसिड के साथ टेस्ट करा रही हूँ, HNO2 के साथ। आप HNO2 को ऐसे लिख सकते हो, HONO HNO2। ठीक है, हमने रिएक्शन कराया, यहाँ से क्या निकल गया? H2O निकल गया। क्या बन गया? R2NNO। आप खोल के दिखाओगे तो NO के बीच में डबल बॉन्ड आ रखा है यहाँ पर। इन कंपाउंड क्या बोलते हैं? ये अमीन्स है, 2 डिग्री अमीन्स है। N पे क्या हुआ है? नाइट्रोसो ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या देते हैं? N नाइट्रोसो अमीन्स। इस N के साथ नाइट्रोसो ग्रुप लगा हुआ है तो N नाइट्रोसो अमीन्स। ये जो अमीन्स होते हैं ये हाईली इनसॉल्युबल होते हैं मिनरल एसिड्स के अंदर। जैसे अगर हम इसको डिजोल्व करना चाहो HCl में तो डिजोल्व होगा नहीं, और ये सेपरेट आउट हो जाएगा एज येलो ऑयली सब्सटेंस। येलो कलर का ऑयली सब्सटेंस होता है जो मिनरल एसिड में डिजोल्व नहीं होता। 2 डिग्री अमीन्स गिव्स अ येलो ऑयली सब्सटेंस। कई बार ना एक और भी बात आती है, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट जो है ये नाइट्रोसो अमीन्स दे सकते हैं। हमारे कोर्स में नहीं है लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, लेकिन हम बता सकते हैं कि जो नाइट्रोसो अमीन्स है वो लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट भी देते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम 3 डिग्री अमीन्स पर। 3 डिग्री अमीन्स की अगर मैं रिएक्शन लेती हूँ तो R3N, इसका रिएक्शन कराना चाह रहे हैं, इनके पास लॉन पेयर है, ये बेस, ये एसिड, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा H को। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? R3N। N ने अपने इलेक्ट्रॉन H को दिए तो N के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव साइन, और बाहर को कौन रह गया? NO2 माइनस। ये हमारे पास क्या बन करके आ रहा है? एक सॉल्ट बन करके आ रहा है। अगर हम इस सॉल्ट की बात करते हैं तो ये जो है कैसा सॉल्ट होगा? वाटर सॉल्युबल है। अगर हम बात करते हैं एलिफेटिक की, एरोमेटिक की, तो हमारे पास ये जो सॉल्ट बन करके आएगा ये वाटर सॉल्युबल होगा। और दूसरी बात ये ग्रीन कलर का सॉल्ट आता है हमारे पास। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि अगर हम टर्शियरी अमीन्स लेते हैं, 3 डिग्री अमीन्स लेते हैं, तो यहाँ पर बेस है, ये एसिड है, रिएक्शन करके सॉल्ट की फॉर्मेशन करेगा। ये सॉल्ट जो है वाटर सॉल्युबल है। स्पेशली एलिफेटिक के अंदर अगर मैं बात करती हूँ, अगर ये एलिफेटिक लेके चलते हैं तो ये वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सॉल्ट है ये कैसा हो गया है? वाटर सॉल्युबल हो गया है। अगर मैं लेके चलती हूँ एरोमेटिक, अगर हमने लिया एरोमेटिक, तो एरोमेटिक में जो है हमारे पास क्या होता है? ये ही जो कंपाउंड है ये कैसा बन करके आएगा? ग्रीन कलर्ड कंपाउंड बन करके आएगा। एरोमेटिक गिव्स ग्रीन कलर्ड कंपाउंड। ठीक है, वहाँ पर ये जो है ग्रीन कलर का कंपाउंड बन करके आता है। अगर मैं यहाँ पर कराती कोई रिएक्शन तो उसमें ग्रीन कलर का कंपाउंड बन करके आएगा 3 डिग्री अमीन्स में। तो मैंने आपको बताया 1 डिग्री के अंदर जो है नाइट्रोजन गैस का इवोल्यूशन है, 2 डिग्री के अंदर जो है येलो ऑयली सब्सटेंस है, 3 डिग्री में सॉल्ट की फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर हमारे खत्म हुए सारे के सारे टेस्ट। तो आपको ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि आपको दे दिया जाएगा इथाइलामीन, डाइमिथाइलामीन, तो आपको टेस्ट का नाम बताना है।
ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जैसे हम कुछ केमिकल टेस्ट हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे हमारे पास अभी मैंने आपको बताया मिथाइलामीन और डायमिथाइलामीन के लिए आपको टेस्ट करा, तो मिथाइलामीन हो गया CH3, मिथाइल अमीन मतलब NH2, और डाई मिथाइल मतलब 2 बार मिथाइल है, तो अमीन ये हमारे पास हो गया 1 डिग्री, ये हो गया हमारे पास 2 डिग्री। आप इसके लिए 1 डिग्री के लिए तो आपके पास सिंपल सा टेस्ट है, कौन सा, कार्बाइलामीन रिएक्शन या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट, ये दे देगा और ये नहीं देगा, ठीक है ना। ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम कर सकते हैं यहाँ पर। एनिलीन, बेंजाइलामीन, एनिलीन में बेंजीन के साथ डायरेक्ट NH2 है, और बेंजाइलामीन में बेंजीन के साथ पहले बेंजाइलिक कार्बन है, फिर अमीन है। तो ये तो हमारे पास 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, लेकिन ये जो है NH2 डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसमें डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ, तो ये डायजोनियम सॉल्ट बना लेगा, तो ये तो हमारे पास जो है एजोटाइड टेस्ट दे देगा, ये नहीं देगा, ठीक है, ये हमारे पास एजोटाइड की फॉर्मेशन कर देगा। तो ऐसे हमारे पास जो है ये टेस्ट है जो हम कंप्लीट कर सकते हैं। बुक में जितने भी केमिकल टेस्ट दिए हैं आप उनका रिवीजन करो। कुछ मैं और क्वेश्चंस हैं जो मैं यहाँ पर ले रही हूँ। जैसे हमारे पास एक मैं कन्वर्जन उठा लेती हूँ, यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा कन्वर्जन है, आराम में ट्राई कर देखती हूँ कि आप लोग भी इसको कर सकते हो। इथेनोइक एसिड से बनाना है मिथेनमीन। इथेनोइक एसिड क्या होता है आपको मालूम है, CH3COOH, और मिथेनमीन क्या है, CH3NH2। आप देख रहे हो यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, 2 कार्बन से 1 कार्बन लाना है तो कार्बन का नंबर कम करना है। अगर कार्बन का नंबर कम करना है तो हम कौन सी रिएक्शन ले सकते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होती है कि अमाइन बनाना है, ये अमीन है। अमीन किससे बनता है, अमाइड से, तो मैंने इसको कैसे बनाया, CH3CONH2, मैंने इनके बीच में CO लगा दिया तो ये अमाइड हो गया, है ना। अमाइड से अमीन बनाना है, हॉफमैन ब्रोमाइड, आप यहाँ नाम भी लिख सकते हो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, या आप इसमें रिएक्शन भी करके दिखा सकते हो। किसके साथ रिएक्शन होगी, ब्रोमीन प्लस बेस KOH के साथ। अब यहाँ से यहाँ कैसे आए, OH को उठाकर NH2 लाना, मैंने बताया था एसिड से आप एसिड अमाइड बना सकते हो, डेरिवेटिव कैसे बनाएंगे, अब अमोनिया यूज़ करो, हीट करके OH और H वाटर निकल जाएगा और अमाइड बन जाएगा, अमाइड से आप अमीन बना सकते हो। तो बहुत सारे इसमें ऐसे कन्वर्जन्स हैं जो आप इजीली कर सकते हो। जैसे एक और मैं आपको लेके दिखाती हूँ, मिथेनॉल से बनाना है इथेनोइक एसिड। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मिथेनॉल, मिथेनॉल मतलब CH3OH, और इथेनोइक एसिड मतलब CH3COOH। कार्बन का नंबर इंक्रीज करना है, कार्बन का नंबर इंक्रीज करना है तो आपको साइनाइड लाना पड़ेगा। यहाँ बीच में ना कहीं पर CH3CN ले आओ, CN आते ही आप क्या कर दोगे, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, आप लिख भी सकते हो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, OHH 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 तो हो जाएगा। अब साइनाइड कहाँ से आएगा, जब पहले CH3Cl आएगा, हेलोल्केन KCN से रिएक्शन कराओगे एक्वस तो साइनाइड ये आएगा। अब OH से क्लोरीन कैसे आएगा, SOCl2 बेस्ट मेथड, ठीक है ना। जैसे बहुत सिंपल सिंपल कन्वर्जन्स है तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और देख लीजिए, इथेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड क्या होता है, CH3COOH। प्रोपेनोइक एसिड क्या होता है, CH3CH2COOH। वही बात है, इसमें भी एक कार्बन का नंबर क्या करना है, इंक्रीज करना है। कार्बन का नंबर इंक्रीज करना है तो हम फिर से वही बात है, क्या कर सकते हैं, साइनाइड की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसमें हेल्प करना चाहें तो इसमें भी हम साइनाइड की हेल्प ले सकते हैं। अब साइनाइड की हेल्प लेनी है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, CH3CH2CN, उसके लिए हमें लाना पड़ेगा CH3CH2Cl। अब CH3CH2Cl आएगा कहाँ से, वो भी चेक करके देख लेते हैं। तो देखें जरा एक बार उल्टा करके चलें, यहाँ से ये कैसे आएगा, कार्बन का नंबर इंक्रीज करना है तो मुझे यहाँ पर साइनाइड होना चाहिए ताकि हम कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर सकें। अब साइनाइड कैसे आएगा, जब यहाँ पर क्या होगा, CH3CH2Cl, क्लोरीन होगा तो साइनाइड लगा सकते हो KCN करके। अब ये कहाँ से आएगा, इसमें इसको करने के लिए आपके पास ये होना चाहिए CH3CH2OH,
अल्कोहल है तो आप SOCl2 डाल सकते हो, तो ये बन जाएगा। अब क्वेश्चन आता है ये, हमारे पास ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से आप एसिड से अल्कोहल आना है, तो एसिड से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से अल्कोहल डायरेक्ट कर लेते हैं। क्या जोड़ना पड़ेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन डालोगे एसिड से, पहले एल्डिहाइड बनेगा, फिर अल्कोहल बन जाएगा। अल्कोहल में SOCl2 करा दो, फिर साइनाइड डाल दो, फिर COH। तो कार्बन का नंबर इंक्रीज करना है या क्या करना है वो हम देख सकते हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो जाएगा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। नाइट्रोमीथेन से बनाना है डाइमिथाइलअमीन। नाइट्रोमीथेन क्या होता है? CH3NO2। और डाइमिथाइलअमीन क्या होता है? CH3 डाइमिथाइल अमीन। एक्चुअली में क्या है, पहले तो NO2 को किस में बदलना है? NH2 में। NO2 को NH2 में कैसे बदला जाए, मैंने आपको बताया था। NO2 से अगर आपको बनाना है CH3NH2 तो क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन हटाना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? हाइड्रोजन डालना पड़ेगा। तो आप हाइड्रोजन डालोगे, कितने हाइड्रोजन डलते हैं इसमें? 6 नेसेंट हाइड्रोजन। मैंने आपको बताया था नाइट्रो में 6 नेसेंट हाइड्रोजन डलते हैं। रिएजेंट रैनेनिकल, टिन HCl, आयरन HCl, कुछ भी आप ले लो यहाँ पर, यह आ जाएगा NH2। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? इसको आप ऐसे भी दिखा सकते थे, एक H उठा के क्या लगाना है? CH3। R ग्रुप अटैच करना है, R ग्रुप अटैच करना, अल्काइलेशन, अल्काइल ग्रुप जोड़ना, अल्काइलेशन। तो आप अल्काइलेशन कैसे करते हो? CH3Cl, तो H से निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3NH, CH3। ठीक है ना। तो मैंने आपको यहाँ पर कुछ कन्वर्जन्स की प्रैक्टिस कराई है। 4 कन्वर्जन्स मैं आपको लेके चली हूँ। इस क्वेश्चन नंबर मैंने आपको कराया 13.5। ठीक है, 13.5 के अंदर मैंने 4 क्वेश्चन आपको कराए हैं। 4 पार्ट अभी इसके और भी बाकी हैं कन्वर्जन्स के, तो ये 4 पार्ट आप ट्राई करो। मैंने आपका जो कराया है वो 1, 3, 5, 7 कराया है। आप इसका 2, 4, 6, 8 प्रैक्टिस करो। जिसको भी डाउट आता है किसी भी कन्वर्जन में, आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो 2, 4, 6, 8 इन 4 पार्ट की कन्वर्जन की प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी को डाउट आता है तो आप मुझसे इसके ऊपर डिस्कशन करो। ठीक है, कल जूम क्लास में आप मुझसे इसके बारे में पूछो। कुछ और क्वेश्चंस करके देखते हैं। जैसे हमारे पास एक है कंप्लीट द फॉलोइंग, ये है हमारे पास। हमारे पास ये क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? अब देख सकते हो CH3CH2 का NaCN से रिएक्शन कराना, तो Na निकल गया। जो A आया वो क्या आ गया? CH3CH2CN। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराना है, OH दो ही बार ऐड करेंगे, तो आपके पास क्या बन कर के आएगा? CH3CH2CN। OH 2 बार ऐड हो रहा है, तो 2 बार से आपके पास O आ गया, यहाँ पर, यहाँ आ गया NH2। तो ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया। फिर आप रिएक्शन करा रहे हो NH + Br2 के साथ, मतलब ये कौन सी रिएक्शन है? हॉफमैन ब्रोमाइड। तो अमाइड से आप किस में कन्वर्ट हो जाओगे? अमीन में। CO हट जाएगा, तो ये आ गया हमारा C। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 13.9। इसके अंदर भी आपको जो है 6 पार्ट्स दिए गए हैं। ट्राई करो, जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है, जिस भी पार्ट में दिक्कत आती है, इनके आप वो मुझसे डिस्कशन करना। ठीक है, तो अभी हम कर रहे थे, अब हम आ गए कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीन्स। तो जो पहली केमिकल प्रॉपर्टी हम लेके चल रहे हैं वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना वैसे ही है जैसे कि फिनॉल की थी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है इसका, एक बार हम देख लेते हैं। NH2, नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, सबको इसके रेजोनेंस ड्रॉ करने आते ही हैं।
अगर हम सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखें तो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पे क्या आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है, तो इसका ये ग्रुप कैसा हो गया, ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया। जो मैं कहना चाह रही हूँ ये, जैसे बेंजीन के साथ अगर OH लगा हो तो वो बहुत स्ट्रांगली ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। सिमिलरली अगर बेंजीन के साथ लगा है NH2 तो ये भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप है। जब अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं, माइनस का साइन आ रहा है रिंग के ऊपर, माइनस का साइन अगर रिंग पे आ रहा है तो आने वाली स्पीसीज जो अटैक करेंगे वो कौन सी होंगी, इलेक्ट्रोफाइल होंगी। मेनली अटैक कहाँ होगा, ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। अटैक मेनली जो होगा ऑर्थो और पैरा पे होगा, क्योंकि माइनस का साइन मेनली ऑर्थो और पैरा पे आ रहा है। लेकिन जब रिएक्शन कराते हैं तो अटैक क्या होता है, एक साथ तीनों पोजीशन पर हो जाता है। तो जो प्रोडक्ट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ट्राई सब्स्टिट्यूशन, जैसा कि OH के अंदर था। OH में भी ऐसे था कि वो तीनों पोजीशन पे एक साथ अटैक हो रहा था, NH2 में भी ऐसे ही तीनों पोजीशन पे एक साथ अटैक हो रहा है। अगर तीनों पोजीशन पे एक साथ अटैक नहीं चाह रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, इसकी जो स्ट्रॉन्ग पावर है इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोनेसिटी रिलीज कर रहा है टुवर्ड्स ऑर्थो और पैरा पोजीशन। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक कर रहा है तीनों पोजीशन पर एक साथ। अगर हम यहाँ से इसकी इलेक्ट्रोडेंसिटी को कम कर दें NH2 से तो क्या होगा, नीचे रिंग को कम मिलेगा तो इलेक्ट्रोफाइल भी कम अटैक कर पाएगा। तो सबसे मेन जो हमें अगर इसका ट्राई सब्स्टिट्यूशन रोकना है तो वी हैव टू डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एलिमेंट। हमें नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करनी पड़ेगी और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अप्लाई करना पड़ेगा। क्या, हमने पहले इस NH2 को असाइलेशन करा दिया, RCOCl, ठीक है, तो इसका H इसका Cl निकल गया और ये क्या बन गया है, NHCOR, ये बन गया। अब ऐसा करने से क्या हुआ, देखना जरा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर जाएगी तो यहाँ माइनस और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। अब यहाँ प्लस आ जाएगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इस तरफ शेयर कराएगा। तो मैं इसलिए इसकी कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है, एक तरह से रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गई है टुवर्ड्स अ CO ग्रुप, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो ये रिंग को भी क्या देगा, कम देगा। तो ऑर्थो पैरा पे माइनस कम आएगा, ऑर्थो पैरा पे माइनस कम तो फिर इलेक्ट्रोफाइल कम अटैक कर पाएगा। तो हमने क्या कर दिया, इसके साथ NH2 के साथ हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दिया है, RCO असाइल ग्रुप अटैच कर दिया है। दिस इज द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म सो दैट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन डिक्रीजेज एंड द मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। अब मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिलना जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो स्टार्ट करते हैं पहला रिएक्शन इसका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पहला रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन होता क्या होता है, एडिशन ऑफ हैलोजन। आप क्लोरीन डालो या ब्रोमीन डालो, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर हम डाल रहे हैं तो अटैक होगा तीनों पोजीशन पर एक साथ एंड वी गेट द ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ठीक है। हर एक से H निकलेगा, Br के साथ जुड़ेगा, HBr बाहर, बैलेंस नहीं कर रखी है। हैलोजिनेशन में आपने एनिलीन लिया, ब्रोमिनेशन करा दिया और ऐसा हो गया। लेकिन हम नहीं चाहते कि तीनों जगह एक साथ अटैक हो, हम चाहते हैं वी गेट ओनली द मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो आपको डायरेक्ट ऐसा नहीं करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फॉर द मोनो सब्स्टिट्यूशन पहले आपको एनिलीन का असाइलेशन कराना पड़ेगा, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, अप्लाई प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, ठीक है। उसके लिए आपको NH2 लिया, आपको असाइलेशन कराना पड़ेगा, RCOCl ले सकते हो, CH3COCl ले सकते हो, जरूरी नहीं है आप एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड से भी करा सकते हो। इसका HCl निकल जाएगा, ये बन जाएगा। अब आप इसके अंदर डालो हैलोजिनेशन, ठीक है। जो हैलोजिनेशन कराएंगे वो अब की बार इथेनोइक एसिड से कराएंगे, सॉल्वेंट जो है आपकी बार एसिडिक ले रखा है। जब रिएक्शन होगी तो अटैक होगा इधर ऑर्थो और पैरा, सिमिलरली वी गेट द पैरा, ठीक है। अब जो मेन मोटो था वो ये कि इनका अटैक कराना था ऑर्थो और पैरा पे, तो वो हो चुका है। अब प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को हटा देना चाहिए। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। इनमें हम क्या कर देंगे, वाटर ऐड कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड।
तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगी, H जुड़ जाएगा NH के साथ, OH जुड़ जाएगा C के साथ, और ये क्या बन जाएगा NH2Br ऑर्थो, NH2Br पैरा। ठीक है, ये बनकर क्या आएगा, एज मालूम है पैरा मेजर होता है और ऑर्थो माइनर। समझ में आया? तो इस तरीके से हमारे पास हैलोजिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। हैलोजिनेशन कराते हो तो आपके पास ट्राई सब्स्टिट्यूशन आएगा, लेकिन अगर हमें इसको कराना है तो हमने इसको ऐसे करा दिया बाय द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ असाइलेशन। क्लियर हो गया? अब आते हैं हम नाइट्रेशन के ऊपर। नाइट्रेशन में भी अलग ही चीज़ है। नाइट्रेशन में आपको मालूम है क्या करना होता है, आपको एनिलीन लेना है और उसमें नाइट्रिक एसिड ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। आप नाइट्रेशन कराने जा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो देखो क्या होगा, आपके पास जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, ऑर्थो या पैरा। लेकिन यहाँ पर इसके अलावा एक और भी प्रोडक्ट बनता है, दैट इज मैटा। जो मैं यहाँ कहना चाह रही हूँ, एनिलीन ऑन नाइट्रेशन गिव्स ऑर्थो, पैरा एंड मैटा प्रोडक्ट। और आप इसकी क्वांटिटी भी देखो कितनी कितनी। ठीक है, चलो मैटा बन भी गया तो कम बन जाता, अब कितना बन रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। पैरा तो मेजर होता ही है, तो पैरा तो बना 51%, ऑर्थो बनता केवल 2%, और मैटा ए हाई अमाउंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड मैटा प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड इन केस ऑफ नाइट्रेशन। देखो अगर हम कराते हैं नाइट्रेशन तो हमारे पास ऑर्थो पैरा बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक हाईली अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बन रहा है मैटा, और वो भी 47% बन रहा है। तो कहता है कि क्यों बन रहा है, और अगर हमें नॉर्मल चाहिए तो क्या करें, नॉर्मल चाहिए तो वही करो। क्या करेंगे, एनिलीन को पहले असाइलेशन कराएंगे और उसके बाद आप क्या मिल जाएगा, आपको ऑर्थो और पैरा पे प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये तो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन होगी, लेकिन क्वेश्चन आता है कि हमें मैटा मिला क्यों। तो पहले एक मिनट में मैं आपको नॉर्मल असाइलेशन करा के बता देती हूँ। नॉर्मल प्रोडक्ट्स कैसे करेंगे, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अप्लाई करेंगे, वही है एज इट इज, वही दोबारा से करा रही हूँ। असाइलेशन, HCl निकल गया, ठीक है। अब कराओ इसका नाइट्रेशन। ऑर्थो मिला, पैरा मिला, वाटर डालो, एसिड के प्रेजेंस में वी गेट द मेन प्रोडक्ट्स। ऑर्थो प्लस पैरा। नॉर्मल तो ये हो गया, लेकिन अब जो क्वेश्चन था वो नहीं समझ में आया कि एनिलीन ने नाइट्रेशन करने के बाद वाई इट गिव्स मैटा प्रोडक्ट, उसने मैटा प्रोडक्ट क्यों दिया। तो एक बार देखो जरा इसका रीजन। होता क्या है, जब हम इतनी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस अप्लाई करते हैं ना, ये क्या है बेस, ये है बेस। जैसे हमने इसके अंदर स्ट्रॉन्ग कंडीशन, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशंस प्रोवाइड की, HNO3 H2SO4, तो यहां से निकला H+। इसने क्या करा, कुछ सारे ने नहीं, जैसे हमने इसके अंदर इसके कंटेनर में हमने स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशंस डाली तो कुछ तो नॉर्मल रिएक्शन करने लगा, कुछ ने क्या कर लिया, इसका लॉन पेयर कैप्चर कर लिया, लॉन पेयर ने इसके H+ को कैप्चर कर लिया, और ये क्या बन गया, सॉल्ट NH3+, नॉन एज एनिलीनियम आयन। क्या होगा, as we introduce the strong acidic conditions in the aniline,
सम ऑफ द एनिलीन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनिलीनियम आयन बाय द एडिशन ऑफ H+। ठीक है, अब क्या हो गया, कुछ तो हमारे पास अब क्या आ गया, मतलब जो कंटेनर था ना उस कंटेनर में क्या आ गया, कुछ तो आ गया एनिलीन और कुछ क्या आ गया, एनिलीनियम आयन। लगभग मान लो 50% एनिलीन है, 50% एनिलीनियम आयन है, 50% लगभग है, कंफर्म नहीं है। अब क्या होगा, एनिलीन का आपको मालूम है स्ट्रक्चर ड्रॉ करते तो कैसा आता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और एनिलीनियम का देखो यहाँ प्लस है, ये प्लस है तो ये ऊपर से खींचेगा तो ऑर्थो पे प्लस आएगा, पैरा पे प्लस आएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, मेटा पे। तो ये कैसा ग्रुप हो गया, मेटा डायरेक्टिंग। एनिलीन तो ऑर्थो पैरा है और एनिलीनियम आयन कैसा है, मेटा डायरेक्टिंग है, जिसकी वजह से जो अटैक है वो मेटा प्रोडक्ट पे हुआ और हमारे को मेटा प्रोडक्ट मिल गया। तो हमसे कोई पूछता है कि वाई एनिलीन ऑन नाइट्रेशन गिव्स द मेटा प्रोडक्ट, तो इसका रीजन क्या है, बिकॉज अंडर स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन सम ऑफ द एनिलीन गेट कन्वर्टेड इनटू एनिलीनियम आयन विच इज मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर, दैट्स व्हाई वी गेट द मेटा प्रोडक्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, यहाँ तक कि आप प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं वो आप प्रैक्टिस करो।